Good morning, students. Welcome to the channel NCERT Biology classes of 12. इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 12 NCERT बायोलॉजी का एक्सप्लेनेशन हिंदी में लाइन बाय लाइन दिया जाएगा. ओके, नाउ आई विल टीच यू चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स line by line in Hindi. Let's start now. Let's learn. This is sexual reproduction. Now let's learn about it. What is sexual reproduction? Sexual reproduction is a type of reproduction that involves two individuals belonging to two different sexes. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें दो इंडिविजुअल शामिल होते हैं और दोनों डिफरेंट सेक्स के होते हैं. मेल एंड फीमेल आर द टू सेक्सेस दैट टेक पार्ट इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. दो सेक्स जो होते हैं वो मेल और फीमेल कहलाते हैं जो डिफरेंट इंडिविजुअल माने जाते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जिसे गैमेट्स बोलते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है. मेल एंड फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है either by the same individual or by different individual of the opposite sex. सेम इंडिविजुअल हो या फिर अपोजिट सेक्स के हो. क्या होता है, मेल एंड फीमेल दो तरह के गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. जब ये गैमेट फ्यूज करता है, दिस गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट विच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म. जब दो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मान लीजिए ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है. जब दोनों फ्यूज करेंगे, जब दोनों का फ्यूजन होगा, तब फ्यूजन करने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा. किसका फॉर्मेशन होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा. इसी जाइगोट से न्यू ऑर्गेनिज्म यानी न्यूली बॉडी का डेवलपमेंट होगा जिसे कहेंगे न्यू ऑर्गेनिज्म. न्यू ऑर्गेनिज्म या फिर न्यू ऑफस्प्रिंग भी कह सकते हैं. जाइगोट से ही फिर न्यूली बॉडी का डेवलपमेंट होता है. इसमें होता क्या है, थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं. जैसा कि बताया, मेल एंड फीमेल टू सेक्स होते हैं जो इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. मेल ऑर्गेनिज्म जो होता है उससे मेल गैमेट्स या कह सकते हो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. मेल गैमेट को मेल गैमेट या फिर स्पर्म, मेल गैमेट को स्पर्म कहते हैं और जो फीमेल गैमेट होती है इसे ओवम या फिर एग कहा जाता है. मेल गैमेट को स्पर्म बोला जाता है, फीमेल गैमेट को ओवम या फिर एग कहा जाता है. जब इन दोनों गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद जब एक दूसरे से फ्यूज करते हैं तो फ्यूज होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और तब उसी जाइगोट से न्यूली बॉडी का डेवलपमेंट होता है. It is an elaborate
It is an elaborate, complex and slow process as compared to asexual reproduction. अगर हम इस प्रोसेस की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर कंपेयर करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो हम जानेंगे कि इलेबोरेट मतलब विस्तृत, विस्तृत, कॉम्प्लेक्स काफी जटिल होता है और स्लो प्रोसेस होता है। किससे कंपेयर करें? अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इसका कंपेयर करें, इसको कंपेयर करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर हम इसको कंपेयर करें, ये काफी विस्तृत रूप में होता है, कॉम्प्लेक्स जटिल माना जाता है और बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes, sexual reproduction results in offspring that are not identical to parents or amongst themselves. आपको जब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था, तो ये बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है उसे एक रूप दिया गया है क्लोन। मतलब वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली एक तरह से कह सकते हो कि वो काफी हद तक वो सिमिलर होते हैं प्लांट से। लेकिन यहाँ पर जब फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, तो जो ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है ये अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं होते, नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और अमंगस्ट देमसेल्व्स। मतलब ऐसा नहीं होता कि जो पेरेंट्स होते हैं उनका चेहरा जो होता है हूबहू बच्चे के जैसा हो, का चेहरा उससे बिल्कुल अपने पेरेंट्स से हूबहू मिलता जुलता सा हो। अगर बिल्कुल हूबहू होगा तो एक तरह से उसका नाम हम क्लोन दे सकते हैं। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से यहाँ कंपेयर कर रहे हैं तो ये जान रहे हैं कि मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन की वजह से जो ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है वो बिल्कुल ही पेरेंट्स और अमंगस्ट देमसेल्व्स उनके जैसा नहीं होता। Study of diverse organisms, plants, animals, and fungi shows that through they differ so greatly an external morphology, internal structure. कह सकते हैं अगर ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट, एनिमल और फंजाई, तो इसमें देखेंगे कि एक दूसरे से काफी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी माने बाहरी जो उनकी रूपरेखा होती है वो बहुत क्या होता है एक दूसरे से अलग होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर की भी अगर हम बात करें तो एक दूसरे से वो काफी अलग होते हैं। फिजियोलॉजी उनकी जो भी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो काफी एक दूसरे से अलग होते हैं। When it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly they share a similar pattern. जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो पैटर्न उनका सिमिलर होता है, लेकिन उनका बॉडी का स्ट्रक्चर की अगर बात हम करें प्लांट्स एनिमल की तो काफी डिफरेंट होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर भी दोनों के काफी डिफर होते हैं। Let us first discuss what features the common to these diverse organism. एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में फिर से थोड़ा सा रिकैप करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये बाई पेरेंटल होता है। 2 पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, 1 मेल एंड 1 फीमेल, 1 मेल प्लस 1 फीमेल। टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट प्रोड्यूस्ड होता है जो जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट का फॉर्मेशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? मियोटिक डिवीजन के द्वारा, जिसे बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। किसके गैमेट का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? मियोटिक डिवीजन के द्वारा। मियोटिक जिसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, जिसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है इनमें और वो मियोटिक डिवीजन के द्वारा होता है, जिसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। और जो गैमेट बनता है वो हैप्लॉयड होता है। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि व्हाट इज हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड। जाइगोट जो होते हैं, जब जाइगोट का फॉर्मेशन
इसे इसमें अगर क्रोमोसोम नंबर की हम बात करें तो 12 होता है, 12। और जब हम गैमेट की बात करें, इसमें क्रोमोसोम संख्या होती है, n से इंडिकेट करते हैं। नेचुरली सपोज दैट n इक्वल टू 23, 23। तो जब 2n की बात करें, इसमें क्रोमोसोम हो जाएंगे 46। तो जो गैमेट होता है वो हैप्लॉइड होता है, दैट इज कंटेन एन सबसे एन नंबर से इंडिकेट करते हैं, यानी कि 23 क्रोमोसोम उसमें पाए जाते हैं गैमेट में, और ये हैप्लॉइड होते हैं, इसीलिए इसे हैप्लॉइड बोला जाता है। और जाइगोट को डिप्लॉइड बोला जाता है। जब फीमेल गैमेट मेट विथ ईच अदर, देन इन द सिचुएशन जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड होता है, यानी 2n नंबर द्वारा इंडिकेट किया जाता है। फ्यूजन होगा जब मेल एंड फीमेल गैमेट मिलेंगे, मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल जब गैमेट मिलेंगे तब फ्यूजन का प्रोसेस होगा। और फ्यूजन का प्रोसेस होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो फॉर्मेशन होता है वो डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट का फॉर्मेशन होगा लेकिन ये कहलाएगा डिप्लॉयड। अभी हमने आपको बताया कि क्यों ये डिप्लॉयड कहलाएगा, है ना। जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और ए से कहेंगे डिप्लॉयड, ठीक है। उसके बाद जाइगोट जो होता है वो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन के द्वारा न्यू डॉटर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। जाइगोट अंडरगोज जाइगोट जाइगोट अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। ध्यान देना है यहां पर कि उस वक्त जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था तब कौन सा डिवीजन हुआ था, मियोटिक डिवीजन, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन। और यहां पर जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो चुका है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो चुका है और जाइगोट रिपीटेड किस में जा रहा है, माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन को फॉलो कर रहा है। किसके लिए, टू फॉर्म ए डॉटर ऑर्गेनिज्म, डॉटर ऑर्गेनिजम्स। न्यूली मतलब कह सकते हो न्यूली ऑफस्प्रिंग का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसके लिए क्या हो रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन के बाद वो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। ध्यान रखना है कि गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है वो मियोटिक डिवीजन यानी कि रिडक्शनल डिवीजन के द्वारा होता है। लेकिन जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है और जाइगोट बार रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन को फॉलो करता है, इक्वेशनल डिवीजन को फॉलो करता है, जिससे डॉटर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सेक्स और रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कंपलसरी है, जिसकी वजह से न्यूली ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखना है, दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, ये पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं होते, जैसा कि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा और जाना कि जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कहीं पे ऐसा रहता है, क्लोन जैसा रूप लेते हैं। कब, जब उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली वो सिमिलर, काफी हद तक सिमिलर माने जाते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। नाउ
All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक सर्टेन स्टेज पे पहुंचते हैं ग्रोथ करते हुए और मैच्योरिटी अटेंड करते हैं अपने लाइफ साइकिल में के अंतर्गत। एक तरह से वो धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रो करते हैं और धीरे धीरे उनमें मैच्योरिटी आती है। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। जो ग्रोथ का पीरियड होता है उसे जुवेनाइल फेज कहते हैं। इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स। लेकिन अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट में, एनिमल में पीरियड ऑफ ग्रोथ जो होता है उसे जुवेनाइल फेज कहते हैं और प्लांट में जो पीरियड होता है जुवेनाइल फेज को ही वेजिटेटिव फेज के नाम से जानते हैं। दिस फेज इज अ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये वेरिएबल होगा, अलग अलग टाइम को कवर करेगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें डिफरेंट फेजेस भी होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट फेजेस होते हैं। All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रोथ एंड मैच्योरिटी के पीरियड को अटेंड करते हैं। कह सकते हो इनके स्टेज को अटेंड करते हैं। धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं और ग्रोथ करते करते वो फिर एक पॉइंट तक उन्हें पहुंचना होता है, तो उसे कह सकते हो मैच्योरिटी के पीरियड तक पहुंचना होता है, तभी वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कह सकते हो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के पहले उन्हें मैच्योरिटी अटेंड करनी होती है। द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड द जुवेनाइल फेज। जो ग्रोथ का उनका पीरियड होता है उस पीरियड को जुवेनाइल फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? जुवेनाइल फेज कहते हैं। इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स। प्लांट्स में इसे वेजिटेटिव फेज कहते हैं। दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये फेज जो होता है वेरिएबल होता है, मतलब अलग अलग टाइम को अटेंड करता है। तो कह सकते हो प्लांट में जो जुवेनाइल फेज होता है उसे कहते हैं वेजिटेटिव फेज। The end of juvenile or vegetative phase, which marks the beginning of the reproductive phase, can be seen easily in the higher plants when they come to flower. जो एंडिंग फेज होता है जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज का जो एंड फेज होता है वो किसको मार्क्स करता है? किसके स्टार्टिंग को एक तरह से इंडिकेट करता है? रिप्रोडक्टिव फेज को किसको इंडिकेट करता है? बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी सीन एजली इन हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावर। जब उन पे फ्लावर आ जाते हैं उसे हम आसानी से देख सकते हैं। How long does it take for marigold, rice, wheat, coconut, mango plant to come to flower? In some plants where flowering occurs more than once, what would you call the interflowering period, juvenile or mature? इस लाइन में बता रहा है कि जितने भी प्लांट होते हैं मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट, मैंगो, है ना, इसमें कितना समय लगता है एक तरह से ऑब्जर्व कीजिए, है ना। कुछ प्लांट्स जो होते हैं जिसमें क्या होता है फ्लावरिंग जो होता है एक से ज्यादा बार होता है, बार बार होता है ना। तो इस तरह का इंटरफ्लावरिंग जो पीरियड होता है इसे क्या कहोगे? जुवेनाइल एंड मैच्योर। दैट इज मैच्योर।
Observe a few trees in your area. Do they flower during the same month of year after year? कुछ अपने प्लांट्स आसपास पेड़ों को देखिए, ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। क्या इसमें ये पता चलता है कि ये जो होते हैं सालों भर ये फ्लावर देते रहते हैं, या कह सकते हो ड्यूरिंग द सेम मंथ, माने एक ही मंथ में ईयर आफ्टर आफ्टर, हर प्रत्येक साल, है ना, एक ही मंथ में क्या वो फ्लावर देते रहते हैं। Why do you think that the availability of fruits like mango, apple, jackfruit, etc. is seasonal? ऐसा सोचो कि क्यों कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एक सीजन में ही, मतलब उन्हें सीजनल कहा जाता है क्योंकि एक खास वो मंथ में, खास सीजन में ही वो फ्लावर क्या होते हैं, फ्रूट्स उनमें अवेलेबल होते हैं। Are there some plants that flower throughout the year and some other that show seasonal flowering? लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो पूरे साल फ्लावर देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सीजनल, यानी खास सीजन में ही फ्लावर देते हैं। कुछ और प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स द एनुअल एंड बाइनियल टाइप्स सो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेंसेंट फेज। हमने आपको अभी बताया है ना कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एनुअल और बाइनियल टाइप्स होते हैं, मतलब उनका जो बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल जो चलता है वो 1 साल का चलता है। बाइनियल टाइप्स ऐसे होते हैं जिनका लाइफ साइकिल 2 साल का चलता है। बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल जो होता है 2 सालों का होता है, वो डेवलप होते हैं, वो कह सकते हो फ्लावर देते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, इस तरह का। उनमें एक लास्ट पीरियड भी होता है जिसे कहते हैं सेंसेंट फेज। सेंसेंट फेज है क्या? इट इज द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। ये रिप्रोडक्टिव फेज का एंडिंग फेज माना जाता है। ओल्ड एज अल्टीमेटली लेड टू डेथ। एक तरह से कह सकते हो कि इस फेज को अटेंड करने के बाद, है ना, रिप्रोडक्टिव फेज एक तरह से समाप्त हो जाता है। तो एनुअल और बाइनियल टाइप्स के जो प्लांट्स होते हैं, एनुअल और बाइनियल टाइप्स के जो प्लांट होते हैं, इनका लाइफ साइकिल 1 साल का होता है। उसे कह सकते हो एनुअल प्लांट। 1 ईयर का जिसका होता है, जिसका 2 साल में बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है ना, उसे कहते हैं बाइनियल प्लांट्स। तो इस तरह के प्लांट्स में जो होते हैं वो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेंसेंट फेज को देखा जा सकता है। वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेंसेंट फेज को देखा जा सकता है। बट इन पेरेनियल स्पीशीज, जो पेरेनियल होते हैं, यानी कि इनकी बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल जो होती है बहुत सालों बाद कंप्लीट होती है, काफी सालों साल चलती रहती है, इनमें डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दिस फेजेस। जो वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेंसेंट फेज को इसमें क्लियरली डिफाइन करना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं ये बहुत सालों साल चलते रहते हैं, इसलिए इनको क्लियरली इनको डिफाइन कर पाना कठिन माना जाता है। Few plants exhibit unusual flowering phenomena. Some of them, such as bamboo species, flower only once in their lifetime, generally after 50 to 100 years, produce large number of fruits and die. कुछ plants ऐसे होते हैं जो perennial species माने जाते हैं, difficult clearly define तो होता है। फिर plants ऐसे होते हैं unusual flowering phenomena, वो है ना, उसमें फ्लावरिंग जो होता है, बम्बू जैसे एक बम्बू स्पीशीज है ना, बम्बू की अगर बात करें तो क्या होता है, ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, वो केवल एक बार ही फ्लावर देता है, जनरली 50 to 100 ईयर्स, 50 से 100 सालों में एक बार ही वो फ्लावर देता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स देता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है, फिर वो मर जाता है। Another plant, Strobilanthes kunthiana nila Quenji, flower once in 12 years. As many of you would know, this plant flowered during September to October 2006. Its mass flowering transformed large tracts of hilly areas in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu into blue ecstasies and attracted a large number of tourists. कहने का मतलब है कि एक फ्लावर के बारे में आप लोग
ये सुना होगा, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना नाम है इसका, जिसे नीला कुरंजी भी बोलते हैं। ये 12 साल में केवल एक ही बार फ्लावर देता है। आप सबको पता होगा कि ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर 2006 में इसने इतना ज्यादा फ्लावर दिया, जिसकी वजह से हिली एरिया जो होते हैं केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये आसपास क्या हुए, ब्लू कलर के ऐसे लगते थे जैसे कालीन बिछे हुए, लोगों को, टूरिस्ट लोगों को बहुत ही अट्रैक्ट करने लगे। In animals, the juvenile phase is followed by morphological and physiological changes prior to active reproductive behavior. जो भी एनिमल्स होते हैं, इस क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कुछ चेंजेस शो करते हैं। कब? जब रिप्रोडक्टिव बिहेवियर आने के पहले कुछ इनमें क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली इनमें कुछ चेंजेस आते हैं। The reproductive phase is also of variable duration in different organism. Reproductive phase जो होते हैं वो variable होते हैं अलग अलग तरह के organisms के लिए, सब में एक समान नहीं कहा जा सकता। Can you list the changes seen in human beings that are indicative of reproductive maturity? आप लोगों ने महसूस किया होगा कि कुछ कुछ ऐसे होते हैं जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं वो जब रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी तक वो पहुंचते हैं, जब तक उनमें मैच्योरिटी आती है तो कुछ उनमें चेंजेस भी होते हैं। उस चेंज को आपको नोट करना है कि किस तरह के चेंजेस होते हैं। उनके शरीर के शेप, साइज, आवाज वगैरह में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जैसे जैसे वो मैच्योर होते चले जाते हैं। कह सकते हो कि रिप्रोडक्टिव फेज आने के पहले मैच्योरिटी अटेंड करते हैं और बहुत सारे उनमें चेंजेस, उनके शरीर में बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली कह सकते हैं बहुत सारे चेंजेस आते हैं। Among animals, for example, birds, do they lay eggs all through the year or it is a seasonal phenomenon? कहा जा रहा है कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जानते होगे ना कि बर्ड्स जो होते हैं वो जो अंडे देते हैं, क्या ये पूरे साल देते हैं या फिर किसी खास सीजन में ही ये अंडे देते हैं? What about other animals like frogs and lizards? Frogs और lizards के बारे में आपका क्या कहना है? Will you notice that birds living in nature lay eggs only seasonally? जो बर्ड्स कहाँ रहते हैं, जो बर्ड्स नेचर में रहते हैं, प्रकृति में रहते हैं, कह सकते हो अपने जो नेचुरल उनका होम होता है, चाहे वो पेड़ पे हो या कहीं और हो, नेचुरली जहां वो रहते हैं, जहां वो एग अंडे देते हैं, वो सीजनल होता है, वो किसी खास सीजन में ही वो देते हैं। However, birds in captivity as in poultry farms can be made to lay eggs throughout the year. आप लोगों ने सुना होगा कि जो बर्ड्स जो होते हैं वो पोल्ट्री फार्म में जो बर्ड्स को रखे जाते हैं वो पूरे साल अंडे देते हैं। In this case, laying eggs is not related to reproduction but is a commercial exploitation for human welfare. ये कहा जा सकता है कि इनका कनेक्शन केवल अंडे जो देते हैं केवल रिप्रोडक्शन से नहीं होता, क्योंकि जो बर्ड्स पोल्ट्री फार्म में पाले जाते हैं उसका मकसद ही होता है कमर्शियली, मतलब एक तरह से कमर्शियली पैसे कमाने के लिए या फिर ज्यादातर वुमेन के लिए ज्यादा अंडे वगैरह का व्यवस्था करने के लिए। तो इस तरह से उनका प्रोडक्शन किया जाता है, इस तरह से उनके शरीर में उनके चेंजेस लाए जाते हैं जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा अंडे दे सके और पूरे साल दे सके, ये नहीं कि किसी खास सीजन में ही वो दे, है ना। तो इस तरह के चेंजेस किए जाते हैं ताकि कमर्शियली उससे ज्यादा प्रोडक्शन लिया जा सके। The females of placental mammals exhibit cyclic changes in the activities of ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase. जो भी प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं जिनमें प्लेसेंटा होता है, साइक्लिक जो उनके चेंजेस होते हैं ओवरीज और जो ग्लैंड्स होती है इसकी मदद से
हार्मोन की वजह से रिप्रोडक्टिव फेजेस जो आते हैं इनमें कुछ शारीरिक में चेंजेस होते हैं। इन नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक काउ, सीप, रैट, डियर्स, डॉग, टाइगर, etc। जो नॉन प्राइमेट होते हैं मैमल्स जैसे काउ, सीप, रैट्स, डियर, डॉग्स, टाइगर जो भी होते हैं, इनमें सच साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड एस्ट्रस साइकिल। इनके शरीर में जो रिप्रोडक्शन के वक्त जो कुछ चेंजेस आते हैं, साइक्लिक जो चेंजेस आते हैं, इसे बोलते हैं एस्ट्रस साइकिल। Whereas in primates, monkey, apes and humans, it is called menstrual cycle। लेकिन अगर हम बात करें प्राइमेट्स की, जैसे मंकीज, एप्स और ह्यूमंस की बात करें, तो इनमें जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं उन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। अब थोड़ा सा हम जानेंगे कि एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या। तो देखिए, जब बात करते हैं हम एस्ट्रस साइकिल की, तो ये क्या होता है, एक शॉर्ट पीरियड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट पीरियड ऑफ एस्ट्रस और हीट, इट इज 12 to 24 आवर्स इन काउ, followed by एनेस्ट्रस और पैसिव पीरियड। ये जो होता है एस्ट्रस साइकिल की अगर बात करें, तो जैसे काउ वगैरह होते हैं, इनमें कुछ समय के लिए होता है। काउ, सीप, रैट जो भी ये सब होते हैं, तो मेनली हम काउ की बात लेकर चलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ समय के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, एक तरह से हीट पीरियड होता है। यह अप्रोक्सीमेटली 12 से 24 घंटे के लिए ये होता है। और ऐसा ये इस वक्त क्या होता है, इट अकर्स इन नॉन प्राइमेट लाइक काउ, सीप, रैट, डॉग, डियर, टाइगर, etc। ब्लड जो होता है, इसमें किसी तरह से कोई ब्लड का फ्लोइंग नहीं होता है। इसमें क्या होता है, blood does not flow in this cycle, the broken endometrium is reabsorbed। इसमें कोई ब्लड की फ्लोइंग नहीं होती है। जो भी एंडोमेट्रियम, इनर वॉल में जो भी क्या होता है, ब्रोकन एंडोमेट्रियम होता है, उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। इससे इन तरह के जीवों से कोई भी ब्लड की एलिमिनेशन नहीं होती है। इस तरह की जो फीमेल होती है, फीमेल परमिट्स कॉपुलेशन ओनली ड्यूरिंग एस्ट्रस पीरियड। Female permit copulation only during estrus period। तो ये कहा जा सकता है कि एस्ट्रस साइकिल, जिस तरह के जो भी जीव जंतुओं में जो एस्ट्रस साइकिल होता है, जो सभी नॉन प्राइमेट्स में होता है, इसमें कि जो फीमेल होते हैं, जो भी फीमेल होते हैं, फीमेल जो एनिमल के रूप होते हैं, वो कॉपुलेट करते हैं। कॉपुलेशन करने का मतलब कि वो मेल स्पर्म इनके शरीर में उस वक्त इजेक्ट किया जा सकता है। ये कब होता है, जब इनमें एस्ट्रस पीरियड आता है, तब होता है। Both in plants and animals, hormone are responsible for the transition between different phases of life cycle। जो भी हो, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। कह सकते हो कि इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड environmental factors regulate the reproductive processes। कह सकते हो कि जितने भी जीव जंतु हैं इस एनवायरनमेंट में, जो भी उनके रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस होते हैं, जो भी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का रेगुलेशन होता है, वो किसकी मदद से होता है, हार्मोन्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर की मदद से ही उनमें ये रेगुलेशन होता है।
whereas in primates, monkey, apes and humans, it is called menstrual cycle. अगर हम प्राइमेट्स की बात करें, लाइक मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस की बात करें, तो इनमें मेनेस्ट्रुअल साइकिल होता है। और नॉन प्राइमेट्स की बात करें, नॉन प्राइमेट्स मैमल्स की बात करें, तो इनमें एस्ट्रस साइकिल का सर्कुलेशन होता है। ठीक है, many mammals, especially those living in natural wild conditions, exhibit such cycles only during favorable seasons in their reproductive phase. बहुत सारे मैमल्स होते हैं जिनमें जो नेचुरली विल्ड कंडीशन में जो रहते हैं, उनमें फेवरेबल सीजन जो होता है वो उनकी रिप्रोडक्टिव फेज के लिए जो होता है, फेवरेबल सीजन ही बेस्ट माना जाता है। एंड आर देयरफॉर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स। इस वजह से इन्हें सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। इनके लिए कोई स्पेशल सीजन होता है जिसमें ही ये ब्रीडिंग कर सकते हैं। मेनी अदर मैमल्स are reproductively active throughout their reproductive phases and hence are called continuous breeders. बहुत सारे मैमल्स ऐसे होते हैं जो पूरे साल, पूरे वर्ष कहा जा सकता है, को रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और इस कंडीशन की वजह से उन्हें कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहा जाता है। तो कहने का सेंस है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिन्हें सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं, जिनके लिए खास सीजन होता है, और कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके लिए पूरे साल ब्रीडिंग सीजन होता है, उन्हें कहते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। That we all grow old if we live long enough is something that we recognize. But what is meant by growing old? हम सभी ओल्ड होते हैं धीरे धीरे। क्या होता है, जैसे जैसे एक कहते हैं कि एक ब्रीडिंग पीरियड समाप्त होते चले जाएगा, धीरे धीरे ब्रीडिंग पीरियड समाप्त होता चला जाता है, रिप्रोडक्टिव फेज वो समाप्त होने लगता है और एक तरह से धीरे धीरे ओल्ड एज की ओर कोई भी ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इसे कहते हैं ग्रोइंग ओल्ड। The end of reproductive phase can be considered as one of the parameters of senescence or old age. सेंसेस कहने का मतलब ही है कि रिप्रोडक्टिव फेज का एक तरह से रुक जाना, कैपेसिटी कम हो जाना, इसे बोलते हैं सेंसेशन और ओल्ड एज। There are concomitant changes in the body like slowing of metabolism etc. During this last phase of lifespan, old age ultimately leads to death. कह सकते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, आपने सुना होगा जो आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर होंगी, तो डाइजेशन की कैपेसिटी वगैरह, शरीर की और एक्टिविटी भी स्लो हो जाती है, शरीर की एक्टिविटी स्लो होती चली जाती है। और देखा होगा आपने कि डाइजेशन वगैरह में भी ऐसे लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है, भोजन डाइजेस्ट होने में दिक्कत होने लगती है, आंखों से देखने की कैपेसिटी कम होने लगती है। हाँ, मसल्स का स्ट्रेचिंग कम हो जाता है, एक तरह से लूजनेस आ जाता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती है। और इस तरह से कह सकते हो कि एक तरह से ये ओल्ड एज का इंडिकेशन है। और धीरे धीरे ओल्ड एज के बाद, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली, ओल्ड एज के बाद एक तरह से ऐसा समय आता है जब ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। एट लास्ट ओल्ड एज डेथ की तरफ इंडिकेट करता है। आप लोगों ने ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर को देखा होगा, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है, डाइजेस्टिव संबंधी, आंखों से देखने में, कानों से सुनने में, इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती है। ये सब एक तरह से ओल्ड एज का इंडिकेशन है। और ये कहा भी जा सकता है कि end of reproductive phase can be considered as one of the parameters or sensation or old age.
In both plants and animals, hormones are responsible for the transition between the three phases. Interaction between hormones and certain environmental factors regulate the reproductive processes and the associated behavioral expression of organisms. हम अगर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की बात करते हैं तो एक तरह से हार्मोन्स और रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, थ्री फेजेस के लिए, इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सभी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस एंड एसोसिएटेड बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो जो भी रिप्रोडक्टिव फेजेस होते हैं उसके बीच एक तरह से इंटरेक्शन होता है, ये कह सकते हो हार्मोन और एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है। Whereas in primates, monkey, apes and humans, it is called menstrual cycle. अगर हम प्राइमेट्स की बात करें, लाइक monkeys, apes and humans की बात करें, तो इनमें menstrual cycle होता है। और नॉन प्राइमेट्स की बात करें, नॉन प्राइमेट्स मैमल्स की बात करें, तो इनमें एस्ट्रस साइकिल का सर्कुलेशन होता है। ठीक है, many mammals, especially those living in natural wild conditions, exhibit such cycles only during favorable seasons in their reproductive phase. बहुत सारे मैमल्स होते हैं जिनमें जो नेचुरली और विल्ड कंडीशन में जो रहते हैं उनमें फेवरेबल सीजन जो होता है वो उनकी रिप्रोडक्टिव फेज के लिए जो होता है फेवरेबल सीजन ही बेस्ट माना जाता है। and are therefore called seasonal breeders. इस वजह से इन्हें सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। इनके लिए कोई स्पेशल सीजन होता है जिसमें ही ये ब्रीडिंग कर सकते हैं। Many other mammals are reproductively active throughout their reproductive phases and hence are called continuous breeders. बहुत सारे मैमल्स ऐसे होते हैं जो पूरे साल, पूरे वर्ष कहा जा सकता है, को रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और इस कंडीशन की वजह से उन्हें कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहा जाता है। तो कहने का सेंस है कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिन्हें सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं, जिनके लिए खास सीजन होता है, और कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके लिए पूरे साल ब्रीडिंग सीजन होता है, उन्हें कहते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। That we all grow old if we live long enough is something that we recognize, but what is meant by growing old? हम सभी ओल्ड होते हैं धीरे धीरे। क्या होता है, जैसे जैसे एक कहते हैं कि एक ब्रीडिंग पीरियड समाप्त होते चला जाएगा, धीरे धीरे ब्रीडिंग पीरियड समाप्त होता चला जाता है, रिप्रोडक्टिव फेज वो समाप्त होने लगता है और एक तरह से धीरे धीरे ओल्ड एज की ओर कोई भी ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इसे कहते हैं ग्रोइंग ओल्ड। The end of reproductive phase can be considered as one of the parameters of senescence or old age. Senescence कहने का मतलब ही है कि रिप्रोडक्टिव फेज का एक तरह से रुक जाना, कैपेसिटी कम हो जाना, इसे बोलते हैं सेंसेशन और ओल्ड एज। There are concomitant changes in the body like slowing of metabolism etc. During this last phase of lifespan, old age ultimately leads to death. कह सकते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, आपने सुना होगा जो आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर होंगी
तो डाइजेशन की कैपेसिटी वगैरह, शरीर की और एक्टिविटी भी स्लो हो जाती है, शरीर की एक्टिविटी स्लो होती चली जाती है। और देखा होगा आपने कि डाइजेशन वगैरह में भी ऐसे लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है, भोजन डाइजेस्ट होने में दिक्कत होने लगती है, आंखों से देखने की कैपेसिटी कम होने लगती है। हाँ, मसल्स वगैरह, मसल्स का स्ट्रेचिंग कम हो जाता है और एक तरह से लूजनेस आ जाता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती है। और इस तरह से कह सकते हो कि एक तरह से ये ओल्ड एज का इंडिकेशन है। और धीरे धीरे ओल्ड एज के बाद, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली, ओल्ड एज के बाद एक तरह से ऐसा समय आता है जब ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। एट लास्ट ओल्ड एज डेथ की तरफ इंडिकेट करता है। आप लोगों ने ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर को देखा होगा, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है डाइजेस्टिव संबंधी, आंखों से देखने में, कानों से सुनने में, इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती है। ये सब एक तरह से ओल्ड एज का इंडिकेशन है। और ये कहा भी जा सकता है कि रिप्रोडक्टिव एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर एज वन ऑफ द पैरामीटर्स और सेंसेशन और ओल्ड एज। In both plants and animals, hormones are responsible for the transition between the three phases. Interaction between hormones and certain environmental factors regulate the reproductive processes and the associated behavioral expression of organisms. हम अगर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की बात करते हैं तो एक तरह से हार्मोन्स और रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, थ्री फेजेस के लिए। इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सभी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस एंड एसोसिएटेड बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो जो भी रिप्रोडक्टिव फेजेस होते हैं उसके बीच एक तरह से इंटरेक्शन होता है, ये कह सकते हो हार्मोन और एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। After attainment of maturity, all sexually reproducing organisms exhibit events and processes that have remarkable fundamental similarity. After attainment of maturity, all sexually reproducing organisms exhibit events and processes that have remarkable fundamental similarity. कहने का मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म जो मैच्योरिटी अटेन करते हैं, जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म, एक तरह से इनमें कह सकते हो कि जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं कुछ इवेंट शो करते हैं जिसको कहते हैं मैच्योरिटी अटेन करना, दैट हैव रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलरिटी इवन थ्रू द स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर इंडीड वेरी डिफरेंट। देखिए, अगर सेक्सुअल कह सकते हो कि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन का जो स्ट्रक्चर एसोसिएटेड होता है वो बहुत ही अलग होता है। द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू इलेबोरेट एंड कम्प्लेक्स फॉलो रेगुलर सीक्वेंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो एक तरह से रेगुलर सीक्वेंस में होता है, लेकिन काफी एक तरह से कम्प्लेक्स भी माना जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन और fertilization of male and female gametes, the formation of zygote and embryogenesis. कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट जो होते हैं वो मिलते हैं, उसके बाद क्या होता है, इनका फ्यूजन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, मेल और फीमेल जो गैमेट होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं पहले मिलते हैं, इनका मिलने को कहते हैं फ्यूज करना, यानी फ्यूजन। हाँ, फ्यूजन होते हैं और फ्यूजन को एक तरह से फर्टिलाइजेशन का रूप माना जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ही क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट के बाद एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है जिसे कहते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इज कॉल्ड एम्ब्रायोजेनेसिस। तो इस तरह के प्रोसेस होते हैं। फॉर कन्वीनियंस दिस सीक्वेंशियल इवेंट्स मे बी grouped into three distinct stages, namely the pre-fertilization, fertilization and post-fertilization events. इस तरह के जो सीक्वेंस होते हैं इनको तीन भागों में बांट दिया गया है।
पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके गाइस, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बाय बाय।